हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजनीति विज्ञान का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमें ये देखने को मिलता है एंशियंट ग्रीक स्टेट में हम लोग सोक्रेट को पढ़ते हैं, प्लेटो को पढ़ते हैं और कई सारे विचारक को पढ़ते हैं। हम लोग एथेंस और स्पार्टा के बीच में जो एक युद्ध था, एक जो संघर्ष था, एक जो एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसको भी समझ चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान पुरुष, एक ऐसे महान ज्ञानवेत्ता, एक ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने राजनीति विज्ञान को एक विशेष क्षेत्र दिया, एक विशेष डायरेक्शन दिया। हम लोग ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान का एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया, डिफरेंट पॉलिस स्टेट के, छोटे छोटे नगर राज्य के कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनों का अध्ययन करके एक संभावित रास्ता निकाला। हम लोग आज बात करने वाले हैं अरिस्टोटल को। दोस्तों, अरिस्टोटल का जो योगदान है वो सिर्फ हमारे राजनीतिक विज्ञान में ही नहीं बल्कि अनेक विषय क्षेत्रों में है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स, इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग अरिस्टोटल के बारे में समझते हैं, उनकी पॉलिटिकल थ्योरी, उनके अनुसार स्टेट क्या है, उनके अनुसार गवर्नमेंट का टाइप क्या है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनके अनुसार स्लैवरी का क्या मतलब है, उनके अनुसार सिटीजन कौन होते हैं और उनकी कुछ फेमस कोट्स और फिर लास्ट में उसकी फेमस किताबें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल थॉट होती है वो एक विशेष दर्जे में प्राप्त है। हम लोग ये देखते हैं कि शुरू में अरिस्टोटल प्लेटो की एकेडमी जो स्कूल थी, जो उनकी अपनी कोचिंग थी, वहाँ पर वो पढ़ते थे। और हम लोग ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि प्लेटो जो है वो अपने एकेडमी यानी कि वो अपने स्कूल एकेडमी का जो लीडर होता है वो खुद अरिस्टोटल को बना देते हैं। कुछ समय बाद अरिस्टोटल जो है वो खुद अपनी एक स्कूल की स्थापना करते हैं जिसका नाम वो लिसियम देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि अरिस्टोटल जो है वो इसलिए भी बहुत फेमस है, इसलिए भी वो इतने प्रभावशाली हैं क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का 158 देश के नीतियों का एक सिस्टमेटिक वे में अध्ययन किया था। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अरिस्टोटल का जन्म जो है वो 384 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ग्रीक सिटी ऑफ थेरेस में इनका जन्म होता है 384 बीसी में। अरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज नोन एज द ग्रेटेस्ट डिसिपल ऑफ प्लेटो, डिसिपल ऑफ सोक्रेट। जो प्लेटो जो डिसिपल ऑफ सोक्रेट थे, मतलब सुकरात के जो शिष्य थे प्लेटो, उनके शिष्य हमें अरिस्टोटल देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे सीखने वाली ये है कि ये तर्क पे आधारित ये डिस्कशन करते थे और यही कारण था कि वो अपने खुद गुरु से यानी कि प्लेटो से वो संतुष्ट नहीं रहते थे और प्लेटो से बातों बातों पर वो उनको क्रिटिक करते थे, उनको आर्ग्यू करते थे। जैसे एक कॉमन सा एग्जांपल कि प्लेटो का जो फिलोसोफर किंग का जो आइडिया था वो अरिस्टोटल को कभी पसंद नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ही इज एक्सरसाइज प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द सब्सिक्वेंट कंट्रीज। इसके साथ साथ उन सारे विचारक जो बाद में जन्म हुए अलग अलग कंट्रीज में, उन सबके ऊपर अरिस्टो का एक विशेष प्रभाव रहा है। हमने बात की कि उन्होंने 158 देशों की 158 पॉलिस स्टेट की नगर राज्यों की कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टमेटिक कंपैरेटिव स्टडी किया था एवं एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से ही प्रोड्यूस्ड फर्स्ट सिस्टमेटिक study of different constitution. Next, he was first pragmatic thinker who based his conclusion on data, facts and figure and imparted a scientific outlook to the study of the subject. हम लोग ये देखते हैं कि प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है, यानी कि प्लेटो की बात करें, उसके पहले सोक्रात की बात करें, ये सारे विचारक फिलॉसफर ज़्यादा थे और थ्योरिस्ट कम थे। तो सबसे पहले
एरिस्टोटल ही वो व्यक्ति निकलकर सामने आते हैं जिन्होंने एक सिस्टमेटिक, एक सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को अध्ययन किया, उसे फैक्ट्स के आधार पे, उसे फिगर के आधार पे अध्ययन किया। और यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं उनकी रूल का, यानी कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ द रूल, मतलब टाइप ऑफ रूल कौन कौन सी है। एरिस्टोटल बताते हैं कि एक्चुअली जो शासनकर्ता हो सकता है वो 3 आधार पे हो सकता है। एक हो सकता है रूल बाय फ्यू, एक हो सकता है रूल बाय रूल बाय वन, दूसरा हो सकता है रूल बाय फ्यू और तीसरा हो सकता है रूल बाय मेनी। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं शासक जो होते हैं वो सिर्फ एक शासक होते हैं, जैसे राजा, मोनार्की। कहीं कहीं शासक जो होते हैं वो कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्यू। कहीं कहीं जो शासक होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ मेनी, दैट मीन्स की डेमोक्रेसी, जैसे हम लोग इंडिया में देख रहे हैं। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विच वन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ रूलिंग। तो हम लोग ये देखते हैं कि जिस तरह से प्लेटो जो है वो फिलोसफर किंग की बात किए थे और जिसे अरिस्टोटल के द्वारा नकार दिया गया था। हम लोग ये देखते हैं कि रूल बाय वन में अरिस्टोटल जो है वो 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक उनका होता है मोनार्की, जो एक अच्छा फॉर्म है, और इसी का जब बिगड़ा हुआ फॉर्म है, जब कोई शासक पूरा टायरनी हो जाता है, पूरा शासक जो है वो निरंकुश हो जाता है, तो उसे वो टायरनी का नाम देते हैं, जिसे वो परवर्टेड और करप्टेड फॉर्म ऑफ कहते हैं गवर्नमेंट, जो सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। इसी तरह से अगर बोले रूल बाय फ्यू में अरिस्टोटल का क्या क्लासिफिकेशन होता था, तो रूल बाय फ्यू में वो 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। एक होते हैं अरिस्टोक्रेसी और दूसरा होता है ओलिगार्की। अरिस्टोक्रेसी कहने का मतलब ये है कि जो बेस्ट पीपल है इन द सोसाइटी वो रूल करेंगे, और वो रूल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे, बल्कि वो रूल करेंगे सबके कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, सबके कल्याण के लिए। वहीं इसका जो परवर्टेड फॉर्म है वो है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब रूल बाय द रिच पीपल। और ये जो लोग होते हैं ओलिगार्की, कुलीन तंत्र, ये जो होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए रूल करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि ओलिगार्क्स जो होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम धन को एकत्रित करके अपने पास रख लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अरिस्टोटल जो है वो रूल बाय मेनी में 2 तरह की गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक की बात करते हैं पॉलिटी की, दूसरी बात करते हैं डेमोक्रेसी की। इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें तो अरिस्टोटल जो हैं वो ये मानते हैं कि पॉलिटी जो है इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो पॉलिटी है, रूल बाय मेनी है, वहाँ पर क्या है, रूल बाय मिडिल क्लास है। जो हमारे मिडिल क्लास, ना तो ज़्यादा गरीब ना तो ज़्यादा अमीर, ये जो लोग रूल करेंगे वो सबसे बेस्ट है। लेकिन उसी को उल्टा में हम लोग देखें तो जो इसका परवर्टेड फॉर्म है, जो पॉलिटी का परवर्टेड फॉर्म है, वो है डेमोक्रेसी, जहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो पुअर क्लास है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, और उन लोगों के पास इतना क्षमता भी नहीं होता है कि वो शासक को चुन सकें। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या अरिस्टोटल जो है डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, डेमोक्रेसी को वो अच्छा मानते थे? तो बिल्कुल वो इससे अच्छा नहीं मानते थे। तो इस तरह से डेमोक्रेसी को वो मोब रूल का नाम देते थे, यानी कि भीड़ तंत्र का नाम देते थे। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पॉलिटी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि आखिर पॉलिटी क्यों अच्छी थी। क्योंकि देखते हैं कि पॉलिटी में एक्चुअली रूल बाय मिडिल क्लास हो रहा है, तो मिडिल क्लास जो है वो गरीब की भी ध्यान रखेगा और अमीर की भी ध्यान रखेगा। क्योंकि अगर अमीर की बात किया जाए तो वो खुद अपने लिए धन के इकट्ठा करने में लगा रहेगा, गरीब की ये बात किया जाए तो वो रूल के लिए कैपेबल है ही नहीं। तो इस तरह से वो मिडिल क्लास को रूल करने के लिए बोलते हैं और उसे नाम देते हैं पॉलिटी, जो एक रूल बाय मेनी का फॉर्म होता है। तो इस तरह से पॉलिटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इट has a moderate form of democracy which is mob rule. It neither the rule by majority nor by minority. ये neither rule by the poor nor rule by the
मेजर, मतलब ना तो गरीब करते हैं ना तो अमीर करते हैं, बल्कि ये मिडिल क्लास जो है वो इसे रूल करते हैं। इट इज रूल बाय मिडिल क्लास, ए क्लास विच कॉन्स्टिट्यूट द मीन इन द सोशल स्ट्रक्चर, नॉट ओनली बैलेंसिंग ओलिगार्किक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट बट ऑल्सो मिक्सिंग देम इन राइट प्रोपोर्शन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमें बैलेंस ही नहीं करता है गरीब और अमीर के बीच में, बल्कि उसे मिक्स प्रोपोर्शन में, अच्छे प्रोपोर्शन में उसे मिक्स करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये कोशिश करता है कि जो मिडिल क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो इट इज़ ए गवर्नमेंट बाई क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे बेस्ड है। द पॉलिटी लुक इनटू अकाउंट टुक इनटू अकाउंट फ्रीडम, वेल्थ, कल्चर, नोबल बर्थ एंड न्यूमरल सुपीरियरिटी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एंड रूलर वुड बी चूजन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉट, इलेक्शन, प्रॉपर्टी, क्वालिफिकेशन एंड रिलेटिव मेरिट। मतलब जो रूल करने वाले चुने जाएंगे पॉलिटी में वो मेरिट के आधार पर चुने जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो एथेंस में लॉटरी सिस्टम चलती थी वो उसे चुन लिए जाएंगे, जिसको मन हो उसको। ऐसा बिल्कुल नहीं था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। इसके बाद बात करते हैं सिटीजनशिप। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक और कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सिटीजनशिप कौन होते थे? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल सिटीजनशिप वो होते थे जो पॉलिटी में पार्टिसिपेट करते थे, मतलब जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इफेक्टिवली काम कर पाते थे। तो इस तरह से अरिस्टोटल जो है वो सिटीजनशिप एथेंस के सारे लोगों को देने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि 3 लोगों को हम ये नहीं देंगे। वो कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं जिन्हें वो सिटीजनशिप से बाहर रखते हैं। ठीक है, वो कौन कौन थे? तो उसमें पहला था वुमेन, क्योंकि वो बोलते हैं कि वुमेन जो है वो उसके लिए कैपेबल नहीं है एंड वुमेन आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द हाउस होल्ड वर्क एंड हेंस कैन नॉट अफोर्ड टाइम टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। ये बोलते हैं कि वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकती क्योंकि वो हमेशा घर के कामों में लगे रहती है और उसके पास स्टेट के लिए टाइम नहीं है। इसके साथ साथ वो ओल्ड पर्सन्स को भी इससे बाहर रखते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जो ओल्ड हैं उनके पास फिजिकल बैरियर है, दे हैव नॉट गुड फिजिकल स्टेट। इसके बाद जो चिल्ड्रन है जो मैच्योर नहीं है उन्हें भी ये पॉलिटी से बाहर रखते हैं और इसके साथ साथ वो स्लेव को इससे बाहर रखते हैं क्योंकि स्लेव को मानते हैं कि उनके पास रीजन, तर्क नहीं है। अभी हम लोग जानेंगे कि स्लेव एक्चुअली किसे कहते थे। क्या स्लेव अफ्रीका में जो हम लोग देखते हैं लोगों से मार मार कर उनसे खेती करवाया जाता था, क्या वो था या स्लेव का मतलब कुछ और था? चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्लेवरी ए नेचुरल एंटिटी। वेरी गुड। अरिस्टोटल जो है वो स्लेवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे और इनके अनुसार स्लेवरी का मतलब कोई दास जो खेतों में काम कर रहा है वो नहीं था, बल्कि राजा को हेल्प करने वाला उनका सहयोगी था। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है अरिस्टोटल ये मानते हैं चूँकि किंग के पास कामों का कई सारा बोझ होता है, किंग जो है वो अपने कामों को सभी खुद से नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है कि उनके कामों में मदद करने के लिए ऐसे लोग जिनके पास तर्क उस राजा से कम है वो उस काम को करें। इसके अनुसार अरिस्टोटल जो है वो दो चीज़ समझाते हैं। पहला कि इससे राजा का काम भी आसान हो जाएगा एंड नेक्स्ट ये होगा कि जो लोग स्लेवरी में हैं, जो लोग स्लेव हैं, वो अच्छे लोगों के साथ रहकर उनकी वर्च्यू जो है, उनकी जो गुण जो है वो भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल स्लेवरी जो है वो नेचुरल है। इसमें हम देखते हैं कि ये नेचुरल है कि कुछ लोगों के पास तर्क ज़्यादा होती है, रीजन ज़्यादा होती है, जबकि कुछ लोगों के पास तर्क कम होती है। जिसके पास तर्क कम होती है उसे अरिस्टोटल स्लेवरी के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि स्लेवरी जो है वो काफ़ी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? बिकॉज ये जो है वो राजा को हेल्प करती है, वो किंग को, जो रूलर्स हैं उनको हेल्प करती है। अब स्लेव कौन लोग बनाए जा सकते हैं? स्लेव दो तरह से लोग बनाए जा सकते हैं। जो एक स्लेव बाय नेचर है, मतलब जिनके पास शुरू से तर्क कम है, जो शुरू से डिसीजन मेकिंग जैसे कामों को नहीं कर सकते हैं, एवं दूसरी कि जो लोग वॉर के प्रिजनर्स हैं, जिनको वॉर में हमने कैप्चर किया है, जिन्हें हमने पकड़ कर रखा है। तो इस तरह से स्लेवरी को नेचुरल एंटिटी बताते हुए अरिस्टोटल जो है वो इसे काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते हैं। इसके बाद देखते हैं अकॉर्डिंग टू हिम नेचर हैज़ मेड 2 टाइप्स ऑफ पर्सन
एक पर्सन है जो मेंटली स्ट्रांग है, एक पर्सन है जो फिजिकली स्ट्रांग है। जो मेंटली स्ट्रांग है वो रूलर्स हो सकता है, जिसके पास रीजन एंड करेज है, जिनके पास रीजन एंड करेज है। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके पास फिजिकली स्ट्रांग है, जिसके पास मजबूत शरीर है, वो राजा को हेल्प कर सकता है, वो प्रोड्यूसर हो सकता है। तो इस तरह से दोज हु हैव फिजिकली स्ट्रांगनेस वुड आउट टू बी प्रोड्यूसर और स्लेव। वो या तो प्रोड्यूसर हो सकते हैं या तो फिर स्लेव हो सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें, आप वीडियो में बने रहिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। अरिस्टोटल states that the institution of slavery is useful for slave while saying in the company of good master slavery gets an opportunity to develop virtue। जिसकी मैंने पहले बात की कि अगर कोई दास राजा के करीब रहता है, गुड वर्च्यू वाले लोगों के पास रहता है, तो उनके अंदर में जो वर्च्यू डेवलप होगी वो अपग्रेड होते रहेगी, मतलब उसमें सुधार होते रहेगी। इसके साथ साथ अरिस्टोटल सजेस्ट दैट द स्लेव आउट टू बी ट्रीटेड वेल बाय मास्टर्स। ऐसा नहीं था कि अफ्रीका की भांति स्लेव्स को मारा जाता था, पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें घर का एक सदस्य के रूप में माना जाता था और उनके साथ ये कहा जाता था मास्टर से, राजा से, कि उनके साथ आपको हर तरह से अच्छी ट्रीटमेंट करनी है। इसके साथ साथ अरिस्टोटल ऑल्सो एक्सप्लेन्स द बेनिफिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसकी मैंने बात की। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, सिंस स्लेव आर फिजिकली स्ट्रांग एंड कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मास्टर्स देयरफॉर गेट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी पार्टिसिपेशन इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। चूँकि राजा के पास बाकी काम को करने से समय बचेगा, इसलिए वो मैक्सिमम जो अपना ध्यान देंगे वो पॉलिटी पे दे सकेंगे। मैक्सिमम जो अपना ध्यान होगा वो राज्यों को सुधार करने में, राज्यों में अलग रिफॉर्म्स लाने में और राज्यों को अपग्रेड करने में लाएंगे। इसके साथ देखते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अरिस्टोटल जो है वो उनके अनुसार रेवोल्यूशन क्या है। अरिस्टोटल के अनुसार वो रिवोल्यूशन को मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं, अमेरिकन रेवोल्यूशन नहीं, बल्कि वो मानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज होता है तो वो रेवोल्यूशन है। और रेवोल्यूशन को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट मानते हैं वो, क्योंकि वो समझते हैं कि सोसाइटी को चेंज होने के साथ साथ उसमें डिमांड भी चेंज होती है और डिमांड चेंज होने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होनी ज़रूरी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल की, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी। अरिस्टोटल का जो मेथड होता है उसे हम लोग टेलियोलॉजी कहते हैं। टेलियोलॉजी दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि अरिस्टोटल ये कहना चाहते हैं कि इस विश्व में जो भी चीज़ है उसका कोई फिक्स एक अंतिम उद्देश्य है। एवरीथिंग एग्जिस्ट फॉर देयर फाइनल पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एक जो बीज है उसका जो फाइनल गोल है, फाइनल जो उसका टेलियोज है, वो ये है कि वो एक बड़ा वृक्ष बने, एक बड़ा पेड़ बने। उसी तरह से वो स्टेट को ये मानते हैं कि स्टेट का जो फाइनल गोल है वो ये है कि हम गुड सिटीजन, गुड वर्च्यू वाले सिटीजन को आगे बढ़ाएं और उनको बनाएं। यानी कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द नॉट ओनली गुड ऑफ द पीपल बट ऑल्सो फॉर द देयर फुल वेलफेयर ऑफ देयर लाइफ एंड अटेनिंग ए हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ देयर लाइफ। तो इस तरह से अरिस्टोटल का जो मेथड होता है वो होता है आपका टेलियोस का मेथड। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे अरिस्टोटल जो है वो ह्यूमन बीइंग्स को पॉलिटिकल एनिमल मानते हैं, इसके साथ साथ वो सोशल एनिमल भी मानते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अरिस्टोटल को जो योगदान है पूरे पॉलिटिकल साइंस को डेवलप करने में, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पीपल, ह्यूमन को की इम्पोर्टेंस को बताने में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं उनकी कुछ फेमस कोट्स। जैसे वो बोलते हैं, इट इज़ जस्ट टू ट्रीट इक्वल्स अनइक्वली एंड इट इज़ इक्वल्स अनजस्ट टू ट्रीट अनइक्वल इक्वली। मतलब वो कहना ये चाहते हैं, अरिस्टोटल ये कहने की कोशिश करते हैं, ट्रीट इक्वल्स इक्वली, अनइक्वल्स इक्वली। समान का समान व्यवहार करो, असमान का असमान व्यवहार करो। इसके बाद वो ये कहते हैं, मैन इज़ बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। इसके साथ ये कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, स्टेट comes into existence for the sake of life and continues for the sake of good life। वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा जाता है। इसके साथ साथ ये कहते हैं, स्टेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशंस। इसके बाद ये कहते हैं, वन हु कैन लिव विदाउट द स्टेट इज आइदर ए बीस्ट और
गॉड बट ही कांट बी ए मैन। मतलब वो कुल मिला के स्टेट के इम्पोर्टेंस के बारे में ये कहना चाहते हैं कि वो कोई भी व्यक्ति जो स्टेट के बाहर रहता हो, जो स्टेट की ज़रूरत नहीं महसूस करता हो, या तो वो भगवान होगा या तो वो राक्षस होगा, वो कभी भी आदमी तो होगा ही नहीं, एक मनुष्य तो होगा नहीं। कुल मिलाकर वो स्टेट की इम्पोर्टेंस को बताना चाहते हैं। इसके बाद ये कहते हैं पॉलिटी इज़ द बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और अगर थ्योरेटिकल गवर्नमेंट की बात करें, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द थ्योरेटिकल फॉर्म में सबसे बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी थी, तो वो थी उनकी मोनार्की। मोनार्की वाज द बेस्ट थ्योरेटिकल गवर्नमेंट बाय द अरिस्टोटल। चलिए इसके बाद बात करते हैं उनके कुछ फेमस वर्क्स, उनकी कुछ फेमस किताबों की बात करें तो एक सबसे फेमस है वो है पॉलिटिक्स, लेकिन साथ में कुछ और भी किताबें हैं जैसे निकोमेनियन एथिक्स, एक है आपका मेटाफिजिक्स, एक है रेटोरिक्स, एक है ऑन द सॉइल, एक है इडोमेनियन एथिक्स। तो इस तरह से जो इसमें पॉलिटिक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में उन्होंने स्टेट को डिफाइन किया है, इसी में उन्होंने गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सारी चीज़ों को इसमें इंट्रोड्यूस किया है, इसमें अपनी बातों को लिखी है। तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आप अगर हमारे साथ देख रहे हैं इस वीडियो को तो हमारे डिफरेंट टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स को जुड़ना ना भूलें। अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल पेड ग्रुप, जहां पर आपको सिर्फ कुछ नॉमिनल चार्ज में आपको कई सारे क्विजेस और आपको हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन की, लाइव क्लासेस की कई सारी मौका मिलेगी। तो इस तरह से हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।